हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वर्क नाइफ। आज हम क्लास 11 चैप्टर एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 2 बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया था पिछला लेक्चर में कि इस चैप्टर को याद करने के लिए हमारे बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजी क्लियर होने चाहिए, वही आज हम करने वाले हैं। आइए बिना लेट के हम शुरू करें इस चैप्टर को। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में अपने नोट्स को लाऊंगा या अपने स्लाइड जो भी बना के लाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए, और जो भी मुझे लिखकर समझाना होगा मैं ये राइट पेज को यूज करूंगा। ठीक है, Pieces of classification. As over a million species of animal have been described till now, the need for classification becomes all the more important. Means मिलियंस ऑफ स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब जितने भी हुए हैं उनका क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। और क्लासिफिकेशन हमें ये भी मदद करते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of species at particular taxonomic category level. Okay, differences in structure and form of different animals, fundamental features common to various individuals in relation. This feature are used as a basis of animal classification. इन एनिमल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स हैं, और जो भी डिफरेंसेस है इनके बावजूद इनके फंडामेंटल्स जो फीचर्स हैं वो कॉमन है। फंडामेंटल फीचर्स कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के काम करने के तरीके सिमिलर है, और इसी बेसिस को हम लोग एज अ क्राइटेरिया यूज करेंगे एनिमल की क्लासिफिकेशन करने के लिए। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर। एनिमलिया के जितने भी मेंबर्स आएंगे वो सभी मल्टी सेलुलर और यूकेरियोट्स होंगे। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। और उनमें से सभी के जो सेल्स के अरेंजमेंट होंगे उनका पैटर्न सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ती गई, इवोल्यूशन की कहानियां बढ़ती जा रही थी, स्पीसीज और इवॉल्व होते जा रहे थे। और इवॉल्व कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जो सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ना। कॉम्प्लेक्सिटी देयर ऑर्गेनाइजेशन, देयर काम करने के तरीके में, इस वजह से जो सेल का जो पैटर्न होगा अरेंजमेंट का वो सिंगल बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम सबसे लोअर लेवल प्रोफाइल का बात करें, स्पॉन्जेस, द सेल्स आर arranged as loose aggregate, they exhibit cellular level of organization, some division of labor occur among the cell। मतलब सेल्स जो होंगे स्पॉन्जेस में वो लूज एग्रीगेट की तरह अरेंज होंगे और उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। कहने का मतलब ये कि जो स्पॉन्जेस यानी पोरेफेरा में उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक सेल्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के थ्रू काम करेंगे, और उन वो सेल अपने आप को किसी काम को करने के लिए वो लोग पर्टिकुलर टाइप्स के सेल होंगे जिसे हम कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। यानी किसी काम को करने के लिए उन लोगों ने अपने आप में एक काम को बांट लिया है। जैसे कुछ सेल मिलके आपका स्केलेटन सिस्टम बनाएंगे, जैसे स्पिक्यूल्स का स्पॉन्जिन फाइबर, कुछ सेल डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कुछ सेल एक्सक्रीशन में, कुछ सेल नए सेल को बनाने में। ओके, फिर हम नेक्स्ट फाइल में अगर सिलेंट्राटा के बारे में जाने तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। The cell performing the same function are arranged into tissues और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी सोलिनट्राटा में जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो मोर कॉम्प्लेक्स होगा इन कंपैरिजन टू स्पॉन्जेस, और सेल जो होंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन टुगेदर, हम उसे एज अ टिश्यू की तरह कहेंगे, और इसलिए इस सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर हम नेक्स्ट फाइलम प्लेटिहेलमिंथस एंड अदर हाइला फाइला के बारे में बात करें तो उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। यानी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब जैसे हार्ट, ब्रेन और किडनी, ये सब तो होंगे लेकिन वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में काम नहीं करेंगे। टिश्यूज एक ऑर्गन की तरह फॉर्म कर चुके होंगे बट ऑर्गन अभी भी एक कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे। ब्रेन आपको कोऑर्डिनेट नहीं करने वाला है हार्ट के साथ, इस वजह से हम कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम और हायर ऑर्गेनाइज फाइला में जाएंगे जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, गायनोडर्माटा एंड कोडेट्स। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और इस सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। यानी जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड,
ये सब एक जो भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन होते हैं, इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन, ये सारे एक कोऑर्डिनेटिंग वे में काम करेंगे और हर एक सिस्टम का एक अपना एक स्पेशल फंक्शन होगा, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहें तो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखें, organ system in different group of animal exhibit various pattern of complexities. ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप यानी कहने का मतलब जैसे डिफरेंट फाइला में ऑर्गन सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन होगा बेसिक तो सेम होगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएंगी, उनके काम करने के तरीके में और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, सिंपलर से मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें पता है इवोल्यूशन हमें बेटर से बेटर की ओर लेके जाता है और बेटर से बेटर जाने की ओर हमारे कॉम्प्लेक्सिटी का बढ़ना तो आम बात है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो डाइजेशन सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। डाइजेशन सिस्टम दो तरह से देख सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कहने का सेंस आपका एक माउथ फूड पोजीशन के लिए और और निकलने के लिए एनस होना चाहिए, जबकि हम प्लेटिहेल्मिन्थस में देखें तो ये सिंगल बॉडी प्लान होते हैं, जिनमें से आप एक सिंगल ओपनिंग होगा, वहीं से फूड आएंगे और फूड एग्जिट होंगे, इसमें से जो डाइजेशन सिस्टम कहलाएगा वो इनकम्प्लीट होगा। मैंने बोला ना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। द सर्कुलर सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज। और सर्कुलर सिस्टम भी दो तरह के हो सकते हैं, ओपन या फिर क्लोज। ओपन कहने का मतलब ये कि जैसे आप समझ लो आप एक रूम में हो, ठीक है, और आपको पानी पीना है, तो आप पूरे रूम को एक पानी से भर दें और आपको उसमें डुबो दें, तो आप पानी तो वैसे पी लोगे, लेकिन आपका पूरा बॉडी ही पानी में भीगा हुआ रहेगा। लेकिन और वही एक तरह से देखा जाए तो आपको उस रूम में एक पाइप दिया जाए और नल दिया जाए और आपको पानी पीना है तो आप जाओ उस नल से, नल खोलो, पानी पी लो, तो वो क्लोज सिस्टम होगा। जैसे हम समझ गए ना, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन के लिए वेन्स हैं, लेकिन हम लोअर फाइलम देखें तो उनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें वेन्स वगैरह नहीं होते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड में ही पूरे डूबे होते हैं, जो भी एक्सचेंज करना होता है वो ब्लड से डायरेक्ट हो जाते हैं, जबकि हमारे बॉडी में हमें वेन्स आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेशन या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस वजह से क्लोज टाइप और ओपन टाइप शायद आपने समझ गए ना, सर्कुलेशन कैसे क्लोज और ओपन होते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूटोस्टोमेट्स क्या होता है। प्रोटोस्टोमेट, प्रोटो मीन्स फर्स्ट और स्टोमेट मीन्स माउथ। इवोल्यूशन के दौरान जिसमें माउथ का जो ओपनिंग वो पहले फॉर्म हो, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे प्रोटोस्टम्स है, और अगर एनस पहले फॉर्म हो, माउथ बाद में फॉर्म हो, उसे हम ड्यूटोस्टम्स कहेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ऐसे कुछ खास बात नहीं है, मतलब पूछते थे पहले, अब नहीं पूछते क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ना। फिर हम देखें सिमेट्री के बारे में। एसिमेट्रिकल, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, मैं यहाँ तो आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप समझो ये कोई ऑर्गेनाइज बॉडी ले लो, कोई भी स्पॉन्जेस का मानो एग्जाम्पल है, कोई प्लेन को यहाँ से कटो, क्या राइट और लेफ्ट सेम मिल रहे हैं, इधर से कटो, क्या अप और डाउन सेम मिल रहे हैं, तो ये है एसिमेट्रिकल, ठीक है। ऐसे सिमेट्रिक हम बोलेंगे एसिमेट्रिक में कोई सिमेट्री है नहीं, कोई मैचिंग है ना, अपर लोअर से मिल रहा है ना राइट लेफ्ट से मिल रहा है, तो ये एसिमेट्री होगा। मोस्टली हम इसे स्पॉन्जेस में देखेंगे यानी पोरिफेरा फाइला में, ठीक है, ये होते हैं एसिमेट्री। मैं लिख सकता हूँ बट कोई ना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर रेडियल सिमेट्री, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, एग्जांपल सिलेंट्रोइड्स, टिनोफोरा एंड काइनोडर्मास। यानी रेडियल सिमेट्री को देखें तो सिंपल से, जैसा मानो ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ नीचे भी बहुत बाद में बताऊंगा, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सर्कल में एक सर्कल बनाना, ठीक है ना, मैं अच्छा सर्कल बना देता हूँ ना, अच्छा रहेगा, ठीक है, सर्कल। अब देखो मैं यहाँ से एक हाफ काटूंगा, अप एंड डाउन, अप और डाउन सेम मिल रहे हैं, लेफ्ट राइट भी सेम मिल रहा है, थोड़ी सी राइटिंग की दिक्कत हो रही है बट कोई ना,
ठीक हो जाएगी तो मैं लिखना भी शुरू कर दूंगा इस पे। कॉर्नर भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री करें, यानी किसी भी हाफ को अगर हम सेंटर के थ्रू काटे तो वो एक पैटर्न इक्वली हाफ में शो करने वाला है। और मैं यहीं पे आपको बायलैटरल सिमेट्री दिखाता हूँ। समझ लो ये एक बुक है, ठीक है। मैं इसे बायलैटरल सिमेट्री ऐसे कर दूँ, अप एंड डाउन सेम। ये तो रेडियल सिमेट्री टाइप का भी हो सकता है, कह सकते हैं एक तरह। चलो बटरफ्लाई बनाता हूँ। ये है बायलैटरल सिमेट्री। देखो मैंने सेंटर से एक लाइन पास किया जो लेफ्ट और राइट को इक्वली टू हाफ में डिवाइड कर रहा है और वो मैच कर रहा है, यानी सिमेट्री हो रही है। लेकिन मैं वही अगर यहाँ से अप एंड डाउन में करूँ तो क्या ये सिमेट्री हो रही है? नहीं, इसकी मिरर इमेज इसके सेम नहीं मिलेंगे, जबकि इसके मिरर इमेज इक्वल मिलेंगे। तो ऐसे को हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, और ये हो जाएंगे हमारे रेडियल सिमेट्री। ओके, वही है बायलैटरल सिमेट्री वेयर द बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। एग्जांपल एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोड। जैसे ये बटरफ्लाई वाले केस हमने देखे ना, केवल एक ही प्लेन में यानी लेफ्ट और राइट में ही हो रहे हैं, अप एंड डाउन में नहीं हो रहे हैं, तो ये बायलैटरल सिमेट्री है। और इसके एग्जांपल आएंगे हमारे एनालिटा आर्थ्रोपोड्स। फिर हम देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसमें टिश्यू या फिर हम सिंपल क्या कहें, सेल्स का अरेंजमेंट कितने लेयर्स में हो रहे हैं, 2 लेयर्स या 3 लेयर्स, उस बेसिस पे। इन डिप्लोब्लास्टिक इन 2 लेयर्स में animal in which the cells are arranged in two embryonic layer. Example syntrates, an external ectoderm and internal endoderm. देखो ये आपका एक्सटर्नल है इक्टोडर्म और ये है इंडोडर्म, यानी जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं वो सेल्स के जो अरेंजमेंट है, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं और इनका जो 2 लेयर बन रहा है, एक इंटरनल और ये एक्सटर्नल। इंटरनल इंडोडर्म कहलाएंगे और एक्सटर्नल इक्टोडर्म, और इसी बीच में जो है मेसोग्लिया है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, कोई सेल्स नहीं है, बस इसलिए 2 ही लेयर है ना, एक इक्टोडर्म का और एक इंडोडर्म। फिर वही हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखेंगे, ये जो प्लेटिहेल्मिन्थ से प्रोडेट्स तक होंगे। डेवलपिंग एम्ब्रॉय हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। जैसे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें बीच वाले जो लेयर है वो मेसोग्लिया है। वही अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या हो जाएगा, मेसोग्लिया की जगह थर्ड लेयर होगा जो हम उसे मेसोडर्म बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक स्पीशीज कहने का है कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स लेयर है वो कितने पार्ट, मतलब कितने लेयर्स में है, एम्ब्रियोनिक सेल्स के अरेंजमेंट है वो कितने लेयर्स में, 2 लेयर्स में या 3 लेयर्स में। अगर 2 लेयर्स में होंगे तो उनके बीच एक मेसोग्लिया होगा जो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स होंगे। वही अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो एक तो हमारा इंडोडर्म एक्टोडर्म तो होगा, जो बीच वाले जो मेसोग्लिया होगा वो नहीं होगा, उसकी जगह मेसोडर्म होगा, मेसोडर्म, ठीक है। हम सिलोम के बारे में देखें, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। आइए हम कैविटी के बारे में जानते हैं, पर सिलोम क्या है वो देखते हैं, फिर इसके बारे में हम देखते हैं एस्टिमेट ये सब क्या है, ठीक है। तो इसको उठा लीजिए, दोस्तों। ओके, सिलोम कहने का मतलब जैसे मान लो ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ऐसे जस्ट बना रहा हूँ, बॉडी है, ठीक है, और ये हमारा माउथ है और ये हमारा एनस है, ठीक है। अब हम इस बॉडी को ऐसे काट देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये मैं काट के दिखा रहा हूँ, डोले। ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाली गट्स की जो कैविटी है वो है, और ये हमारा बाहरी स्किन है। तो ये जो बीच में जो कैविटी है ना, जिसको बोलते हैं सिलोम, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये सिलोम, ये कहलाएगा सिलोम, यही है। समझेगा सिलोम क्या है। राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक हो जाएगी तो मैं अच्छे से लिखूंगा। और सिलोम कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ये है हमारा बॉडी वॉल, देखिए ये हमारा बॉडी वॉल और ये इंटरनल वॉल है हमारे गट वॉल। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम।
द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलम। और जो बॉडी कैविटी है, अब यहाँ पे सेल्स होंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, चलो मैं व्हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो कैविटी है यहाँ सेल्स होंगे, मान लेते हैं कि यहाँ सेल्स होंगे, सेल्स होंगे ना, इंटरनल बॉडी कैविटी। The cavity between the body wall and the gut wall, the body cavity which is lined by the mesoderm is called coelom। सीलोम समझ में आएगा ना क्या है। अब सीलोमेट यानी जिसमें ये सीलोम होंगे, उनके फॉर एग्जांपल क्या क्या होगा, एनालिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकानोडर्माट्स, हेमिकोडेट्स, एनकोडेट्स, इतने सारे। पर pseudocylement body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a scattered pouch between the ectoderm and the mesoderm। मैं आपको pseudocylement को बताता हूँ। जैसे ये हमारा हो गया एक्टोडर्म, ये हमारा एंडोडर्म, और यहाँ पे ये स्कैटर्ड पाउच की तरह होंगे हमारे बॉडी सीलोम, COELOM। तो ये हमारा हो जाएगा सूडो सीलोम। Body cavity which is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a scattered position between the ectoderm and the endoderm। ये है scattered pouch की तरह हमारा सीलोम कैविटी है, यही है सीरोडर्म। फिर एसिलोमेट, द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। सिंपल, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, टोटली एब्सेंट है, नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसिलोमेट। एग्जाम्पल प्लेटिलोमेट समझ में आ गया ना। सिलोमेट क्या, सिलोमेट बॉडी वाल और गट वाल, गट यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पाइप्स होते हैं उन्हें गट कहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो कैविटी होगा प्रेजेंट होगा, और वो कैविटी जो सेल्स लाइक कहलाएगा, वो जो मेसोडर्मल ओरिजिन होंगे। अब मेसोडर्मल ओरिजिन तो दो तरह से हो सकते हैं, या तो कंप्लीट ओरिजिन होंगे। अब इसमें जो सिलोमेट होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। सीजोसिलोमेट होते हैं, हायर लेवल के हैं, वो भी एनसाइटी में तो हम छोड़ते हैं, ठीक है, इस चीज को। सिंपली कि जैसे बताऊं तो मेसोडर्मल सेल से डायरेक्ट ओरिजिन हो रहे हैं, या फिर एंडोडर्म में ऐसे पॉज की तरह आ रहे हैं। लीव इट। फिर सेगमेंटेशन, द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with serial repetition of at least some organ। Example earthworm। सेगमेंटेशन कहने का मतलब है पार्ट्स, बस पार्ट्स समझ लेते हैं, ठीक है। अर्थ में आपने देखा है, अर्थों में आप कैसे वो सर्कुलर लाइनिंग आते हैं, जब आप उनको कट करोगे ना, तो जो बाहर जो सर्कुलर अपीयरेंस होते हैं वो उनके बॉडी में भी सेम होते हैं। वैसे सेगमेंटेशन को कहते हैं टू सेगमेंटेशन, और सूडो सेगमेंटेशन भी होते हैं। जैसे आप देखोगे टैप वर्म, तो उनके माउथ पे जो होते हैं वो उनके बॉडी ऐसे से होते हैं, जबकि माउथ ऐसे नहीं होते हैं, माउथ सिंपल से होते हैं, फिर उनके बॉडी में ऐसे। और इंटरनल ऑर्गन इनके सेगमेंट्स नहीं होते हैं, यानी पार्टीशन नहीं होते हैं। तो ये सूडो सेगमेंटेशन होते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थस वाले केस मान लें, ठीक है, टैप वर्म, ये सब, ठीक है। अब हम देखते हैं नोटोकॉर्ड। समझ लिया ना, सेगमेंटेशन, पार्टीशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन, एक पैटर्न होता है। फिर नोटोकॉर्ड, mesodermal derived rod-like structure form on the dorsal side of during embryonic development in some animals, but it's not very important। नोटोकॉर्ड्स, नोटोकॉर्ड्स देखो, जैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए, डोर्सल साइड पे ऊपर के अलावा ये यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो मेसोडर्मल ओरिजिन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये जो डेवलप होगा वो इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट होगा। कुछ एनिमल्स में, कुछ में नहीं होते, कुछ टेल्स में प्रेजेंट होगा, वो तुम देखेंगे सेफलोपोडा में जो टाइप्स होते हैं, कुछ में आते हैं फिर चले जाते हैं। वर्टेब्रेटा में यही जो होते हैं वो वर्टेब्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ऑल कोडेट्स आर वर्टेब्रेट बट ऑल वर्टेब्रेट्स आर नो, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कोडेट बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, ठीक है। ऐसा देखेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, दैट इज। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इम्पोर्टेंट है। सेम अगर आप इंसान को भी ले सकते हैं, पहले हम देखते हैं
चलो सेमिक में एक यहाँ पे किसी ह्यूमन बॉडी को लेटा देता हूँ। ह्यूमन बॉडी आ जाए आता है, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी का नाक है, ये लेटा हुआ है, ये पैर, ऐसे, ठीक है, सेम ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे एक देखो डॉर्सल साइड, ठीक है, ये लेटा हुआ इंसान है मुंह नीचे करके। डॉर्सल साइड जो होगा पीठ साइड को हम डॉर्सल साइड कहेंगे। इंटीरियर साइड की हम उसके बीच में अगर एक लाइन कर देंगे ना, इंटीरियर दिस साइड, पोस्टीरियर दिस साइड, डॉर्सल डॉर्सल इस साइड, वेंट्रल नीचे, ओके। ये हो जाएगा ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन से हम जब हम किसी बॉडी को काटेंगे तो हम इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू देखेंगे। और अगर हम सैजिटल प्लेन या सैजिटल या फिर हम लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन करेंगे तो डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू देखेंगे। उसके बाद होगा ना, तो डॉर्सल लाइन में हर्ट्स है, वेंट्रल लाइन में हर्ट्स है, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा राइटिंग से सही से बैठ नहीं रहा है। मैंने ट्राई किया, बट मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छे से समझा सकूँ। मैं अगली क्लास में जो भी आज मैंने क्लास कराया, जो भी मैं उसका एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा क्या कोई मुझे कोई लाइन इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं छूटा, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।